आज हम लोगों का सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा और इसके बाद अब लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन और पूछताछ होगी, मतलब वही डिस्कशन होगा। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। हमने तो पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है और अब इसका रिवीजन होगा, अभ्यास होगा। तो आप लोग इसको अगर वन शॉट वीडियो के मतलब तहत देखते हैं तो आप लोगों को पूरी समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने पिलर्स होते हैं, सभी हम लोग मतलब डिस्कस किए हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है चीज़ें बनाना, नौकरियां तैयार करना, लोगों में बांटना, लोग उसको उपयोग करते हैं और इससे हमारा देश का जो है विकास होता है। अगर आप कोई गाड़ी बना रहे हैं, कोई ट्रेन बना रहे हैं, ट्रेन का डिब्बा बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, कई सारे चीज़ें बना रहे हैं और पब्लिक में बांट रहे हैं तो सरकार को उससे इनकम होती है और पब्लिक को भी उससे फ़ायदा होता है। तो हम आज इस लेक्चर में पूरा जो पिछली वीडियो में जितने वीडियो हम लोग क्लास किए हुए हैं, आज सभी वीडियो का आज रिवीजन लेक्चर है। तो आपका 10th का पहला चैप्टर विकास था और उसमें सबसे पहला पॉइंट यही था कि मतलब डेवलपमेंट और मतलब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। और हम बीच में एक चीज़ पढ़ाना भूल गए थे और हम इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो हम लिख देते हैं अर्थ इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि ये एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक देश में कैसे चीज़ें बनाई जाती है और उसका वितरण कैसे होता है। तो इसका कुल हम लोग 3 सेक्टर पढ़े थे। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्शरी सेक्टर। तो सेक्टर मतलब क्षेत्र होता है। तो पहला क्षेत्र में क्या होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल का यानी कच्चा माल का निकालते हैं, उसको कहीं से जुगाड़ करते हैं, यानी कच्चा माल का जुगाड़ करना ही फर्स्ट यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो कोई चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो कच्चा माल का। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं कि जैसे आपको फर्नीचर बनाना है कोई चीज़, तो फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल की क्या ज़रूरत है, लकड़ी। तो लकड़ी को लाना ही प्राइमरी सेक्टर में होता है, मतलब उसको लिया जाता है। दूसरा सेक्टर में होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में होता है उसको बनाना। अब लकड़ी को काटिएगा, कांटे मारिएगा, उसको चिपकाइएगा, तभी तो वो जाकर पलंग बनेगा। तो उसी में आता है आपको सेकेंडरी सेक्टर में उसको लिया जाता है। अब टर्शरी सेक्टर आएगा। टर्शरी सेक्टर में आता है उसको बांटना और कैपिटल यानी कि उसको बनाने में जो जितना खर्च आया वो उसको बांटने के लिए कोई लेबर मजदूर जो चाहिए वो आते हैं। यानी कि बाकी सब जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है लोगों तक पहुंचाने में, उसे हम टर्शरी सेक्टर में लेते हैं। ऐसे ये 5 सेक्टर में बांटा गया है, लेकिन वो हायर क्लासेस के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो आप समझ गए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द पीपल, यानी चीज़ें और नौकरियां बनाना और लोगों में बांटना ही हम इकोनॉमिक्स उसका, और इसी चीज़ को पढ़ना ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, अब पहला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट यही है कि आपका चैप्टर में आपका बुक में, आपका सिलेबस में जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास। हिंदी में उसका मतलब विकास होता है। अब विकास मतलब क्या, हम उस दिन बताए थे कि विकास मतलब हर एक लोगों के लिए, हर एक के नज़रिए में विकास अलग अलग होता है।
हम आपको ये भी बताए थे कि किसी के लिए एक वक्त का खाना पाना ही उसके लिए विकास हो गया, किसी फुटबॉल प्लेयर के लिए पाँच गोल स्कोर करना ही उसके लिए विकास हो गया, किसी क्रिकेट प्लेयर के लिए एक सेंचुरी मारना ही उसके लिए विकास हो गया। अगला दिन वो डबल सेंचुरी के लिए सोचेगा, वही उसका विकास हो गया। एक बिजनेसमैन के लिए दुगना तिगुना फ़ायदा होना ही उसके लिए विकास हो गया। तो यही होता है कि मतलब हर एक आदमी के नज़रिए में विकास का अलग अलग पहलू होता है। तो अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास, समझ गए, मतलब एक देश का विकास। तो जैसे हर एक आदमी की नज़र में विकास का अलग अलग पहलू होता है, उसी तरह हर एक देश का भी विकास मतलब विकास के सोच अलग अलग होते हैं। अब सबसे पहले हम बताते हैं देश कैसे बनता है। देश भाई लोगों से बनता है। एक गांव में 10 लोग को मिलकर एक कम्युनिटी बना, एक कम्युनिटी से एक गांव बना, एक गांव से एक थाना बना, थाना से एक ज़िला बना, ज़िला से स्टेट और स्टेट से एक कंट्री बना। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे लोग के मन में विकास को लेकर अलग अलग चीज़ें होती हैं, वैसे ही अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग देशों के लिए भी विकास अलग अलग चीज़ें को मायने दर्शाती है और मायने रखती है। जैसे मैं अब ले लीजिए भारत को क्या चाहिए, भारत की जनता या भारत के नागरिक को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी मान लीजिए कि भारत को चांद पर जाना है, उसके लिए विकास है अभी के मायने में। चीन को क्या चाहिए, चीन को चाहिए कि पूरा उसका ज़मीन हरा भरा हो, वहाँ की शांति, वहाँ मतलब शांति कायम रहे। भूटान को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों को चाहिए कि हम खुश रहें। फिनलैंड को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों को चाहिए कि हमारे बच्चे मतलब फ्री रहें, जब मन तब पढ़े, सोए, खाए, खेले, कूदे, यानी हमेशा खुश रहें। वही मतलब यही है कि हर एक देश के लिए विकास अलग अलग होता है। और लेकिन यही है कि अब हर एक आदमी के लिए, हर एक देश के लिए विकास अलग अलग होते हैं। तो दुनिया में जितनी सारे देश हैं उनको कैसे कंपेयर किया जाए, तो उसके लिए हम लोग उससे डिस्कस किए थे कि पर कैपिटा इनकम हो गया, वहाँ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, वो लोग फिर वहाँ का सेक्स रेशियो हो गया, वहाँ का मतलब और सारी चीज़ें हैं जिससे हम कई देशों को कंपेयर करते हैं। तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी था जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा लाया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सारी देशों को एक मतलब विकास, सारे देशों का विकास कंपेयर कर सकते हैं कि कौन देश कितना डेवलप्ड है। हम लोग उस दिन भारत और भारत के इर्द गिर्द बाकी 5 देशों को हमने 5 देशों का हमने डाटा निकाला था, उसका स्टडी भी किया था, जिसमें हम लोग पाया गया था कि श्रीलंका जो है हम लोग से काफ़ी चीज़ों में बहुत आगे है। उस डेटा के अनुसार तो सारी चीज़ों में श्रीलंका जो है आगे था हम लोगों से। अब बात यही है कि क्या आपके लिए विकास किसी और के लिए क्षति प्रदान करती है, यानी जो आप डिमांड कर रहे हैं, जिस विकास की आप लालसा रख रहे हैं, क्या वो दूसरे के लिए क्षति
साबित हो सकती है? तो आंसर है हाँ। तो आप बताइए कैसे। तो एग्जाम्पल है, कोई बिजनेसमैन आपके गांव में आकर फैक्ट्री लगा देता है और वहाँ का जो हवा पानी अशुद्ध हो जाता है, तो क्या आप वहाँ रह पाएंगे? नहीं। यानी उस बिजनेसमैन के लिए तो बिजनेस करना भाई उसके लिए विकास होगा, लेकिन आपके लिए वो विकास आपके लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए विकास, एक के लिए विकास दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है दूसरे के लिए हानिकारक भी हो। तो ये हम मतलब देख चुके हैं। एक हम लोग पढ़े थे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम। इन तीनों में हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। तो नेशनल इनकम यही होता है कि मान लीजिए एक देश में 1000 आदमी है, 1000 आदमियों के पास 1000 लोग हैं, आदमी नहीं बोलेंगे, 1000 लोग हैं। 1000 लोगों के पास जितना पैसा टोटल में होगा उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या होगा? तो पर कैपिटा इनकम टोटल पैसा कि जब हम टोटल वहाँ के लोगों को डिवाइड करते हैं तब जाके हमको पर कैपिटा या एवरेज इनकम मिलता है। तो आप लोग बताइए, क्या एक देश के पास अगर उसका इनकम बहुत ज़्यादा है तो क्या उस देश के पास पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज़ एक देश में 4 बंदे ही मिलकर 1000 का नेशनल इनकम ला दे रहे हैं और एक देश में 10 बंदा मिलकर यानी 10 लोग मिलकर उसका नेशनल इनकम 10,000 हो रहा है। तो जिस देश में 10 लोग मिलाकर 10,000 का इनकम ला रहे हैं उसका पर कैपिटा इनकम होगा 1000, और जो 4 लोग मिलकर ला रहे हैं जिस देश में उस देश का पर कैपिटा इनकम होगा 2500। तो 2500 वाला देश जो है उसका पर कैपिटा इनकम है, यानी कि वो देश थोड़ा बढ़िया है। और बात ये भी है कि कोई देश का पर कैपिटा इनकम होगा बढ़िया, कोई देश का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, कोई देश का हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़िया होगा, तो कोई देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंक है वो बढ़िया होगा। तो बताइए, इसलिए कोई एक चीज़ नहीं रखा गया है बाकी देशों मतलब सारे देशों को कंपेयर करने के लिए। हमें अलग अलग पहलू से कंपेयर करते हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट, वहाँ का देखते हैं हम लोग। हम अब बात करते हैं, आपका नेशनल इनकम पढ़ लिए हैं, अब होता है बात पब्लिक फैसिलिटीज़ का। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? जो लोग एक ऐसी फैसिलिटी एक किसी भी जगह का एक ऐसी फैसिलिटी जहाँ के हर एक लोग उपयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी। जैसे मैं हॉस्पिटल किसी गांव का स्कूल हो गया, किसी गांव का रोड हो गया, उसको हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं। तो हम आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी कहाँ के अच्छी होती है? तो पब्लिक फैसिलिटी वहीं की अच्छी होती हैं जहाँ के लोग अच्छे होते हैं। समझ गए? उस दिन बताए थे हम आपको केरला और हरियाणा के कहानियाँ। तो केरला में भले ही पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ का पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। वहाँ के स्कूल, वहाँ के हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हरियाणा के पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है लेकिन वहाँ के पब्लिक फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो अब हम आते हैं कि डेवलपमेंट मतलब केवल पैसा का डेवलपमेंट नहीं। ये हम बार बार आपकी पहले वाले वीडियो में बोल चुके हैं कि डेवलपमेंट मतलब केवल पैसा का डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट मतलब आपका फूड क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, यानी आपका खाना होना चाहिए बढ़िया, आपका वातावरण बढ़िया होना चाहिए, आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ बढ़िया होना चाहिए।
तो ये लोग ये सारी चीज़ बढ़िया कैसे होती है, जहाँ के पब्लिक अच्छा होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वहीं के ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हम कुछ बोर्ड पर लिख देते हैं। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब होता है मानव विकास सूचकांक। यही दूसरा पॉइंट इसमें। तो इसको किन चीज़ों पर हम तुलना करते हैं, देखिए ये एक ऐसी सूची होती है जिससे हम कई देशों को शैक्षणिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति को तथा प्रति व्यक्ति आय को लेकर हम तुलना करते हैं। यानी उस देश के लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, यानी शैक्षणिक स्तर क्या है, स्वास्थ्य स्थिति यानी हेल्थ, तो उसका हेल्थ कैसा है वहाँ के लोगों की, तथा प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों की कितनी है। इन्हीं चीज़ों के स्तर पर हम लोग मतलब तुलना करते हैं। यही होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसी में पाया गया था कि श्रीलंका जो है हमसे काफ़ी चीज़ों में बेहतर है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही था हम लोगों का लास्ट लेक्चर। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम आपको कहीं नहीं बताया कि हम लोगों का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, यानी कि हम लोग वातावरण, फूड क्वालिटी कैसा होना चाहिए। इसलिए उससे पहले हम आपको बता देते हैं। देखिए पैसा आना ही सब चीज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अब हम उसी दिन का एग्जांपल लेके हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आप करोड़ों का बंगला में दिल्ली में रहते हैं, तो क्या आप वहाँ पे अच्छी हवा, आपको वहाँ अच्छी हवा सांस लेने के लिए मिल रहा है, खाना अच्छा मिल रहा है? नहीं। इसलिए पैसा होना ही सब चीज़ नहीं होता है। हम विकास में सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चलते हैं। पैसा होना भी अच्छी बात है, हमारा स्वास्थ्य होना भी अच्छा बात है, हम एजुकेटेड भी हैं वो भी अच्छी बात है, वो भी हम लोगों को डेवलपमेंट में लेकर चलना चाहिए। यही सारी चीज़ें कहाँ बढ़िया थी? तो केरला में, समझ गए? हाँ, और यही है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक है, उसका लास्ट लेक्चर था वही। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। तो सतत विकास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो एक पर देखिए, अब हम लोग डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग अपना जो है वातावरण को इतना अशुद्ध कर रहे हैं कि पीने लायक पानी नहीं है हम लोग के पास। अभी तो है, गांव देहात में जो है पानी जो है अभी भी शुद्ध है, लेकिन जो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, जो बड़ी बड़ी महानगर हो गए, वहाँ पे जो पानी, हवा जो है लेने लायक नहीं बचा है, पानी पीने लायक नहीं बचा है, हवा सांस लेने लायक नहीं बचा है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये हम आपको बताए थे कि इसलिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा लाया गया था। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का जो है विकास को है बोला गया था कि ये सारी दुनिया में लागू होनी चाहिए। और ये भी बोला गया था कि 2030 से पहले, मतलब 2030 तक हम दुनिया में कि सारी चीज़ों को अच्छे लेवल पर लेके आ जाएं इस कॉन्सेप्ट के मदद से। लेकिन ये हो नहीं पाया। कोई देश जो है अपने देश को अब कोई देश के लोग जो हैं अपने देश को अच्छा कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं अपने पड़ोस का जो देश है चीन, देखिए 1980 में वहाँ का डेवलपमेंट और भारत का डेवलपमेंट एक ही लेवल का था।
समझ गए, एक ही लेवल का था। इनफैक्ट वहाँ का पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा भी था। लेकिन बात क्या हुआ कि भारत के लोग सुधर नहीं पाए। चीन के लोग चीन के लोगों ने अपने एजुकेशन के मदद से वहाँ अपने देश को बहुत आगे लेके चले गए हैं, बहुत आगे। तो भारत से अभी कहा जा रहा है कि भारत से 50 साल आगे हो गया चीन, यानी कि चीन तक पहुँचने में भारत को अभी 50 साल लगेंगे। इतना दूर हम लोग से चीन जो है चला गया है डेवलपमेंट के मामले में। कैसे? पैसा से नहीं, हर एक चीज़ से, वातावरण से भी, फूड क्वालिटी से भी। आप बोलिएगा कि सर वहाँ के लोग सांप खा जाते हैं, बिच्छू खा जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा सभी चीज़ खा जाते हैं। इसके पीछे एक कारण है। वो लोग हर एक चीज़ पर स्टडी करते हैं पहले, खाने से पहले, कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो पाया जाए यही कि वो लोग जो भी खाते हैं उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही हम लोग पहले चीन के लोगों को मतलब कहते थे कि अरे वहाँ के आदमी बहुत वहाँ के आदमी के लोग मतलब वहाँ के लोग का हाइट जो है बहुत छोटा होता है। लेकिन अब यही है कि भारत के आदमी का हाइट छोटा होता जा रहा है और वहाँ के लोगों की हाइट बड़ी होती जा रही है, एवरेज हाइट। तो यही है डेवलपमेंट, मतलब सारी चीज़ों का डेवलपमेंट। केवल पैसा कमाना ही डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। यही था। तो ये कैसे हुआ वहाँ? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण, यानी सतत विकास के कारण वहाँ हुआ। समझ गए? तो हम आपको बता देते हैं, तीसरा पॉइंट है सतत विकास। इसका मतलब यही है कि वर्तमान में जो चीज़ें हम लोगों के पास मौजूद हैं उनको अच्छी तरह से उपयोग करना और बिना बर्बाद किए हुए, बिना क्षति किए हुए अपने आने वाले जनरेशन, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाए रखना, यही होता है सतत विकास। आज हम लोग इतना गाड़ी बना लिए हैं कि दिल्ली की हवा जो है पोल्यूटेड हो गया है, इतना मतलब गंदा हो गया है कि सांस नहीं ले पाता है। ये हम बार बार बोल रहे हैं। इसलिए आप गाड़ी चलाइए, लेकिन अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाते रहिए। पोल्यूशन जांच केंद्र होता है, वहाँ अपना जाके गाड़ी का जांच करवाइए, ताकि आपका गाड़ी जो है गंदा धुआं ना छोड़े और बाकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हवा जो है शुद्ध रहे, सांस लेने लायक रहे। आप इतना फैक्ट्री बना चुके हैं इन्हीं 200 सालों में। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया है, इन्हीं 200 सालों में इतना फैक्ट्री बना लिए हैं कि महानगरों में जो बहने वाली नदियां हैं वहाँ के पानी जो है काला पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप फैक्ट्री से जहरीला पानी अपने नदी में छोड़ रहे हैं, वहाँ की मछलियाँ मर जाती हैं। वही पानी बहकर जब गांव तक पहुँचते हैं तो लोगों को हानि होती है। पटना में सिलिकॉन लेवल इतना बढ़ गया है कि पानी मतलब उसको हार्ड वाटर की तरह होने लगता है। मतलब हार्ड वाटर मतलब पानी को दो चीज़ों से मतलब पानी को दो भाग में बांटा गया है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में बहुत जहरीला केमिकल्स होते हैं, सॉफ्ट वाटर में है जो पीने लायक होता है। समझ गए? हार्ड वाटर में नहाइएगा और साबुन लगाइएगा तो जो फेन होता है वो नहीं निकलता है, वो मतलब नहीं निकलेगा फेन। लेकिन अब साफ़ पानी में नहाइएगा, साबुन नहाइएगा तो बहुत फेन निकलता है। यह आप कहीं नोटिस कीजिएगा नहाते समय। वही तो मतलब वही बोल रहे हैं कि पटना का वही पानी इतना गंदा हो गया है कि वो हार्ड वाटर की कैटेगरी में, नदी वाला यानी कि कल वाला तो पानी अभी बढ़िया है, क्योंकि जब पानी नीचे पहुंचता है तो फिल्टर होकर पहुंचता है। सारे हार्मफुल केमिकल्स, प्लास्टिक्स जो हैं ज़मीन के ऊपर ही रह जाते हैं, लेकिन पानी जो शुद्ध है नीचे चला जाता है। तो इसको हम डीप में पढ़ाने से पहले हम आपको उस दिन भी बताए थे कि दो प्रकार के हमारे पास रिसोर्सेज पाए जाते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल का मतलब हिंदी में मतलब होता है रिन्यूएबल का नवीकरणीय, यानी जो नया बनता है। नवी मतलब नया, जो नया तुरंत बन जाता है उसको बोलते हैं नवीकरणीय।
और जो नॉन रिन्यूएबल है उसको गैर नवीकरणीय, मतलब गैर मतलब जो नहीं होता है, जो रिन्यूएबल नहीं होता है उसको गैर नवीकरणीय बोलते हैं। आप नवीकरणीय की कैटेगरी में हम आपको कौन कौन से रिसोर्सेज बताए थे, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और एक होता है टाइडल एनर्जी उसको बोलते हैं, यानी कि जो समुद्र से लहरें होती हैं वहाँ से भी हम लोग उसको भी हम लोग बिजली उत्पादन में प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। और हो गया आपका पानी भी एक तरह से आपको होता है रिन्यूएबल कैटेगरी में ही आता है, लेकिन हम आदमी इतना पानी बर्बाद करते हैं, इतना पानी बर्बाद करते हैं कि आज जो है ग्राउंड लेवल का जो हम लोग पीने वाला पानी है उसका स्तर जो है बहुत नीचे चला गया है। तो पानी भी हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लाते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जो है गैर नवीकरणीय चीज़ें, तो उसका एग्जांपल बताइए। तो उसका एग्जांपल होता है कोयला, तेल, मिट्टी का तेल, मतलब मिट्टी का तेल ही, और बहुत सारी चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, मतलब वही तेल में आ गए वो, और CNG गैसेस, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो नॉन रिन्यूएबल यानी गैर नवीकरणीय रिसोर्सेस में आते हैं। तो ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? पर इसलिए रहे हैं कि हम लोगों को सतत विकास में ये जानना है कि जो गैर नवीकरणीय चीज़ें हैं उनका उपयोग हम लोग अच्छे से करें, अपना पूरी तरह से आप कीजिए, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इस्तेमाल उन चीज़ों का कर सके। तो उस दिन हम आपको एक कहावत भी बताए थे कि जो आप ये नहीं समझिए कि आपको जो मिला है वो आपके पूर्वजों से मिला है, नहीं। आप समझिए कि आप जिसका फ़ायदा अभी उठा रहे हैं वो आपको पूर्वजों से नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों से उधार लिए हैं। आप इस्तेमाल करके मर जाइएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको आकर इस्तेमाल करेगा। समझ रहे हैं कहना? जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके दादा परदादा से नहीं मिला है, वो आपके बेटा पोता से मिला है, यानी आपके आने वाली पीढ़ियों से मिला है। इसलिए आप उसको कर्जा नहीं है, समझ लीजिए, उससे आप उधार लिए हैं उपयोग करने के लिए बढ़िया से, बिना बर्बाद किए हुए उसके लिए छोड़कर आपको मरना है। इसी को बोलते हैं, यही कहावत है जो हम लोग सतत विकास में पढ़ते हैं। इसको अच्छा से समझ लीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। समझ गए? यही होता है सतत विकास का मतलब है कि जो आप लोग जो रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, इतना ने पेड़ काट दिए हैं ना कि मतलब बिहार में मात्र 60% से भी कम जंगल बचा हुआ है। इसलिए ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को रिसोर्सेस को, चीज़ों को यूज करना है। सतत विकास का यही था 3 मुख्य पहलू: आर्थिक स्थिरता, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक समानता। यही थे हमारे सतत विकास के 3 पहलू। और उसका महत्व क्या था कि जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा हैं, जो नवीकरणीय रिसोर्सेस हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हो गए, पानी हो गए, इनको बचाए रखना ताकि आने वाली पीढ़ी इनका अच्छा से उपयोग कर सके। दूसरा इसका उदाहरण था कि जो हम लोग पेड़ काटते हैं उन पर रोक लगाना, उनको कम से कम इस्तेमाल करना, तथा वर्णीकरण करना, यानी वर्णीकरण नहीं, वनीकरण, यानी वन लगाना, यानी नया पेड़ आप लगाइए ताकि आपका जो जंगल का जो क्षेत्र है थोड़ा बढ़े, एनवायरनमेंट बढ़िया हुए, वातावरण बढ़िया हुए। और इसका तीसरा उपयोग था कि सरकार जो है, जो हम लोग प्रदूषण करते हैं, उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए।
पॉलिसीज़ लानी चाहिए। पॉलिसी मतलब जो नियम कानून होते हैं जो भी, कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हम आपको उस दिन बताए थे कि दिल्ली में है जो ऑड और इवन करके गाड़ियाँ चलती हैं, यानी एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ तो एक दिन इवन नंबर वाली गाड़ियाँ, नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ जो है चलती हैं। तो यही हो गया, यही सब पॉलिसी जो है हम लोग सतत विकास के जो है उदाहरण है। कौन कौन? सबसे पहला वही है कि पेड़ को कम मतलब पेड़ कम कीजिए। दूसरा यही है कि अच्छी कर लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा को हमको बचाएं। तीसरा यही है कि पॉलिसी लाए ताकि ये सब बना रहे। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि अगर आप लोग अभी इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, सतत विकास पर ध्यान देते हैं, तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में तथा अच्छी व्यवस्था में मिलेगी। आपको मतलब वही है कि हवा पानी जो भी है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से, अच्छी मात्रा में प्राप्त हो। यही एक इसका महत्व है, यही एक उद्देश्य है सतत विकास का। यहीं पर जो है आपका रिवीजन लेक्चर भी ख़त्म हो गया है, और अगले वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करवा देंगे। लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए? बस।